Dear students, welcome back to this lecture series. Today's lecture is related to the new topic of criminal conspiracy. Criminal conspiracy actually has been incorporated in chapter 5A of the Penal Code, and इसमें आसानी की बात यह है there are only two sections. Section 120A जो इसकी definition lay down करता है and section 120B जिसमें इसकी punishment है. Before going to the provisional scheme and the flow chart, let's try to understand this concept of criminal conspiracy. Criminal conspiracy is actually another part of the series of offenses which are, I already told you, inchoate in nature. Inchoate offenses are actually those offenses which are not complete in themselves, और इनमें किसी चीज़ की कमी है, they are underdeveloped. या actus reus एक जगह है, mens rea एक जगह है, जैसे abatement में पढ़ा, या कोई ingredient जो हमने ingredients of a crime पढ़ा है, essentials of a crime, उसमें से कोई ingredient missing है. For example, अगर हम offense of criminal conspiracy में देखेंगे, there is actually no victim. साजिश दो लोगों ने की और अभी साजिश ही कर रहे थे, पकड़े गए. There is no victim. So it is actually a victimless crime. And also it may be even without injury, कि इंजरी अभी हुई नहीं. So ये एक ऐसा ऑफेंस है जो इनकोवेट है. Now boys and girls, अभी हम डील करने जा रहे हैं criminal conspiracy under Indian Penal Code. तो like abetment, conspiracy always relates to a substantive offense. Substantive offense जो भी होगा उसके रिस्पेक्ट में इसको रीड किया जाएगा. जैसे हमने अबेटमेंट में पढ़ा, अबेटमेंट ऑलवेज रिलेट्स टू सब्सटैंटिव ऑफेंस. अबेटमेंट ऑफ मर्डर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, अबेटमेंट ऑफ थेफ्ट, अबेटमेंट ऑफ कॉन्स्पिरेसी, इस तरह एक सब्सटैंटिव ऑफेंस होगा जो अलग से होगा. फॉर एग्जांपल थेफ्ट है, फॉर एग्जांपल रॉबरी है, फॉर एग्जांपल हर्ट है. ये सारे अलग से सेपरेटली ऑफेंसेस है. इनका कमीशन करना, इसके इंग्रेडिएंट्स अलग हैं पीनल लॉज के अंदर, मगर इनके लिए उकसाना ये अबेटमेंट हो सकता है. तो इसी तरह तो सब्सटैंटिव ऑफेंसेस तो ये रहे. ये सब्सटैंटिव ऑफेंसेस हैं और इन्हीं की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है. सो वंस अगेन मैं आपको फिर से ये रिपीट कर दूं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हमेशा एक इनकोवेट ऑफेंस है, किसी सब्सटैंटिव ऑफेंस के रिस्पेक्ट में की जाती है, और वो सब्सटैंटिव ऑफेंस का एक्चुअली हो जाना ज़रूरी नहीं है, महज साजिश काफ़ी है इसके लिए. क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को उर्दू में साजिश मुजरिमाना कहते हैं और हिंदी में आपराधिक षड्यंत्र. It is actually an evil design which two or more than two persons try to accomplish by entering into an agreement. Therefore, एक चीज़ बहुत ख़ास समझने की है कि there are two or more persons. तो offense of criminal conspiracy अकेला इंसान नहीं कर सकता. अबेटमेंट अकेला कर सकता है, एकम्प्लिश किसी और से करवाएगा, वो ऑल टुगेदर इनोसेंट होगा. जैसे अबेटमेंट में पढ़ा था, एक इंसेन से, माइनर से ऑफेंस करवाया तो वो तो बच गया, ये इसने ऑफेंस किया अबेटमेंट का तो अकेले किया क्योंकि अक्यूज्ड वही है सिर्फ. बट कॉन्स्पिरेसी में मेंस रिया इज शेयर्ड, सो देयर इज एक्चुअली अ शेयर्ड मेंस रिया, या जिसे हम कहेंगे मीटिंग ऑफ माइंड्स about a design which is evil or illegal in nature. Let's see
how penal laws actually try to define this. Agreement is actually the essence of the offense of criminal conspiracy. याद रखिएगा, वर्ड जो यूज़ हुआ है वो महज कॉन्स्पिरेसी नहीं है, एक कॉन्स्पिरेसी जो क्रिमिनल इन नेचर है. तो एग्रीमेंट, आज तबीयत थोड़ी नासाज से बार बार खांस रहा हूँ, आई एम सॉरी फॉर दैट पार्ट. तो एग्रीमेंट इज एक्चुअली द जिस्ट. एग्रीमेंट इज द जिस्ट ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी. ये जिस्ट है, या जिसे आप कहेंगे एक्टस रियस है, ये इस ऑफेंस का. थेफ्ट के ऑफेंस में जैसे 378 में एक्टस रियस क्या है? मूवेबल प्रॉपर्टी को ले जाना, मूव करना, बस मूव करना. और इसी तरह हर्ट में क्या है? बॉडीली पेन, डिजीज या इन्फर्मिटी कॉज करना, 319 में देख लीजिए. इसी तरह क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एक्टस रियस क्या है कि बज़ाहिर जो फिजिकल पार्ट है वो क्या है? वो हमेशा याद रखिएगा कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में जो एक्टस रियस है वो एग्रीमेंट है. जो एग्रीमेंट इन्होंने किया ये कानून की नज़र में ऑफेंस है. सो लेट्स मूव टू द डेफिनेशन पार्ट, how Indian Penal Code defines it. Chapter 5A में ये definition दी हुई है इसकी, और ये definition actually 1913 के amendment से आया हुआ है. 1913 ये बाद में insert हुआ है, तभी 120A और 120B से represent हुआ है. Let's move to the definition part of this offense. Indian Penal Code में Chapter 5A में Section 120A इसको define करता है. ये 1913 के amendment से आया हुआ है. Let's see. When two or more persons, दो या दो से ज़्यादा चाहिए, हमेशा अकेला इंसान conspiracy नहीं कर सकता. When two or more persons क्या करे? कोई offense करे क्या? नहीं, agree करे, agree to do. When two or more persons agree to do or cause to be done what? An illegal act, या तो कोई गैर कानूनी काम. illegal word को आप हाईलाइट करिएगा अपनी जगह. और या फिर an act which is not illegal by illegal means. यहाँ illegal means को हाईलाइट करिए. पहला illegal act था, दूसरे में actus reus illegal means है. Illegal means. Such an agreement is designated a criminal conspiracy. Agreement को criminal conspiracy कहते हैं, उसके करने को नहीं. बार बार बता रहा हूँ, actus reus agreement है. Agreement ऐसा मंसूबा, ऐसी साजिश बनाने पे इनको कानून पकड़ता है. When two or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is designated a criminal conspiracy. पहली चीज़ जो इसमें है, when two or more persons agree, अगर इन्होंने agree किया तो ये offense हो गया criminal conspiracy का. और इसके साथ cause to be done, खुद नहीं किसी और से करवाने के लिए agreement किया. For example, A and B agreed कि उन्होंने C को hire करना है कोई ऑफेंस करवाने के लिए, तो सी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट नहीं है, बट ए एंड बी जिसमें एंगेज हो गए हैं वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है. और दे हैव एग्रीड दैट सच एंड सच एक्ट इज कॉज टू बी डन थ्रू अनदर पर्सन. अब प्रोविज़ो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है. प्रोविज़ो जो ले डाउन करता है वो ये कि provided that no agreement except an agreement to commit an offense shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof. अब इसको तोड़ के पढ़ें तो आसान हो जाएगा समझने के लिए. Provided that no agreement, बस इसको छोड़ दीजिए इस पार्ट को फ़िलहाल के लिए.
no accept an agreement to commit an offense. बस provided that no agreement shall amount to a criminal conspiracy, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं कहलाएगा अनलेस, जब तक कि सम एक्ट बिसाइड्स द एग्रीमेंट इज डन बाय वन और मोर पार्टीज टू सच एन एग्रीमेंट इन पर्सन्स देयर ऑफ। अब यहाँ समझने की एक चीज़ है कि अबेटमेंट बाय वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी और इसमें क्या फ़र्क हुआ। फिर अभी तक कोई फ़र्क नहीं है, जो एक्सेप्ट हमने नहीं पढ़ा तो कोई फ़र्क नहीं है। प्रोवाइडेड दैट नो एग्रीमेंट shall amount to a criminal conspiracy unless some act besides the agreement is done by one or more parties to such agreement in pursuance thereof। इस एग्रीमेंट के मुताबिक में इसको हासिल करने के लिए इन्होंने एग्रीमेंट के बाद अगर कुछ नहीं किया तो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी नहीं हुई। लेकिन अगर ये एग्रीमेंट इस तरह का है, एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस, तब तो ये खुद ब खुद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाएगा। अब एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस बजाते खुद क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। तो ये फ़र्क है अबेटमेंट बाय वे ऑफ कॉन्स्पिरेसी में और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में खाली एग्रीमेंट भी ऑफेंस कहलाएगा विदाउट डूइंग एन ओवर्ट एक्ट, जिसे लॉ में ओवर्ट एक्ट कहते हैं। ओवर्ट एक्ट यानी कि मैनिफेस्ट एक्ट, फिजिकल एक्ट करना ज़रूरी है क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए? ज़रूरी नहीं है अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऑफेंस कॉज करने के लिए की गई हो। ऑफेंस यहाँ कीवर्ड है। अब कीवर्ड्स को फिर से देख लेते हैं। एक तो इलीगल है, एक ऑफेंस आया यहाँ तक। ऑफेंस वर्ड को डिफ़ाइन किया हुआ है सेक्शन 40 में और इलीगल को डिफ़ाइन किया है 43 में, एज़ फार एज रिमेंबर। अभी फिर से इसको देख लेते हैं। Let's move to the next slide। तो दो कीवर्ड्स हैं इस सेक्शन में अभी तक जो हमने नोट किए। एक तो वर्ड ऑफेंस इटसेल्फ आया हुआ है जो हमने प्रोविज़ो में देखा। प्रोविज़ो में हमने अभी तक देखा कि एक्सेप्ट एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। तो ऑफेंस का क्या मतलब हुआ? जब तक एक ऑफेंस को करने का एग्रीमेंट ना हो। क्या वो सिर्फ आईपीसी का ऑफेंस मतलब है? तो इससे हमें याद आता है सेक्शन 40। सेक्शन 40 में याद होगा आपको पैराग्राफ सेकंड ये कहता था, पैराग्राफ फर्स्ट तो कहता था कि दो पैराग्राफ्स हैं, इसमें 3 पैराग्राफ्स हैं। तो पहला पैराग्राफ कहता है दूसरे और तीसरे पैराग्राफ के अलावा जो दिया हुआ है इसके बगैर आईपीसी में जहाँ भी ऑफेंस वर्ड यूज़ हुआ है उसका मतलब है आईपीसी के अंडर ऑफेंस, किसी और लॉ के अंडर ऑफेंस नहीं। दूसरा पैराग्राफ कहता है चैप्टर 5A से रिलेटेड कि 5A में और कुछ और पार्ट्स में, लेकिन 5A हमारे लिए यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 5A में जो वर्ड ऑफेंस यूज़ हुआ है उससे मुराद होगा या तो आईपीसी का ऑफेंस या ऑफेंस अंडर एनी स्पेशल लॉ और अंडर अ लोकल लॉ। अब इससे क्या मुराद है? इससे हम समझते क्या हैं? अब जैसे कि मिसाल के तौर पर स्पेशल ट्रीज़ एक्ट है जम्मू एंड कश्मीर में, इसके अंदर दिया हुआ है अखरोट का, चिनार का या तूत का, मलबरी का ट्री काटना अंडर सर्टन कंडीशंस इन परमिशंस के बगैर जो रिक्विजिट प्रोसीजर है ऑफेंस है एंड इट्स अ लोकल लॉ। अखरोट का पेड़ कहीं और काटना इंडिया की किसी स्टेट में ऑफेंस ही नहीं है और आईपीसी में भी ये ऑफेंस नहीं है। तो इसीलिए अगर आईपीसी के अंडर ऑफेंस होता सिर्फ, तो वर्ड ऑफेंस जब यूज़ होता तो अगर ऑफेंस से मतलब होता सिर्फ आईपीसी का ऑफेंस तो फिर इन ही का सिर्फ कॉन्स्पिरेसी हो सकती थी, लेकिन नहीं। आईपीसी में जो वर्ड यूज़ हुआ है ऑफेंस, सेक्शन 40 उसको डिफाइन करके कहता है 5A में, यानी इसी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऑफेंस का मतलब ये सब होगा, आईपीसी का ऑफेंस या स्पेशल लॉ का ऑफेंस या लोकल लॉ का ऑफेंस। मुराद ये है अब अगर ए और बी ने कॉन्स्पिरेसी की कोई अखरोट का पेड़ काटने की तो ऑफेंस कंप्लीट हो गया, ऑल्दो आईपीसी में उसका जिक्र भी नहीं है बिकॉज लोकल लॉ भी उसके डेफिनेशन में आता है। अच्छा, फिर हुआ है वर्ड यूज़ इलीगल जो हमने अभी पढ़ा। इलीगल से क्या मतलब है? एग्रीमेंट होना चाहिए इलीगल, एक गैर कानूनी काम करने का। तो इलीगल क्या है? इलीगल
एक तो ऑफेंस करने का एग्रीमेंट तो इटसेल्फ इलीगल होगा ही होगा। इलीगल वो एक्ट भी है, सेक्शन 43 इन 3 चीज़ों को रिकॉग्नाइज करता है जो फॉरबिडन बाय लॉ है। फॉर एग्जांपल, कहीं गाड़ी लगाना मना किया है कानून ने, और मिसाल के तौर पर कोई फल जैसे पॉपी सीड है, अब उसका कल्टीवेशन प्रोहिबिट किया हुआ है, कोई लॉ है, स्पेशल लॉ किसी भी एरिया का। और थर्ड है सिविल लायबिलिटी। इसका मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि जैसे ए और बी ने एक सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया और पहले से प्लान बनाया हुआ इसको कॉन्ट्रैक्ट में फंसा करके फिर कॉन्ट्रैक्ट हम तोड़ देंगे, तो ये एक सिविल लायबिलिटी है, मगर इसकी कॉन्स्पिरेसी करना क्रिमिनल इन नेचर है, ये एक क्राइम हो जाता है। अब इससे हमें समझ में आ गया क्लियरली। अभी तक तो कुछ केस लॉज पे जाते हैं और फिर इस प्रोविजन की, इस ऑफेंस की पनिशमेंट पे जाते हैं। तो फिर से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि एग्रीमेंट जिस्ट है, एग्रीमेंट का मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स, और एग्रीमेंट शुड बी कंक्लूडेड। मेयर नेगोशिएशन एग्रीमेंट नहीं है, तो इसलिए क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी नहीं हुई। तो अगर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में एग्रीमेंट हुआ है सिर्फ ऑफेंस करने का, अभी सिर्फ एग्रीमेंट हुआ है, ऑफेंस नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर ए और बी ने सी को मारने का एग्रीमेंट किया, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई, चाहे उसको मारा अभी या नहीं मारा। मेयर एग्रीमेंट क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में ऑफेंस हो जाता है। मगर इसके अलावा अगर कहीं एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि ऑफेंस करने के अलावा कोई और एक्ट इलीगल मीन्स से, तो तब तक जब तक ओवर्ट एक्ट ना हो वो एग्रीमेंट ऑफेंस नहीं कहलाएगा। तो बंदास के केस में जो पहला केस ऊपर लिस्टेड है, यही सुप्रीम कोर्ट ने प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज किया था कि दो या दो से ज़्यादा इंसान होने चाहिए कॉन्स्पिरेसी में, अकेला इंसान नहीं हो सकता। हराधन चक्रवर्ती का केस जो है, इसमें इसको रीटीरेट किया है 1990 में। बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, इसको आप देख लीजिएगा, मैं ब्रीफ फैक्ट्स बता दे रहा हूँ। हराधन चक्रवर्ती जो है ये फ़ौज में एक सिपाही था और इसने 1939 में फ़ौज ज्वाइन की, फिर बर्मा में सर्व किया, फिर लास्टली जब एक्ट ये अक्यूज्ड का हुआ, जो क्रिमिनल एक्ट हुआ 1976 में, ये डिफेंस सर्विसेज में था, और ये सर्व कर रहा था पठानकोट में उस टाइम। और इसके साथ एक और आदमी था, मेजर त्रिलोक चंद, और ये भी, और प्लस 8 और, यानी 8 और ये 9वां, और मेजर त्रिलोक चंद 10, ये 10 हो गए। ये 10 के 10 लोग एक बार गाड़ी में जो है व्हील ड्रम्स फौज के लोड कर रहे थे और 250 व्हील ड्रम गायब हो गए लोड करने के दौरान। तो मेजर त्रिलोक चंद को इसकी थेफ्ट का चार्ज लगा और इन सब को अबेटमेंट का, इन 9 को। और क्या हुआ कि ट्रायल कोर्ट ने इसको, इनका पहले कोर्ट मार्शल हुआ, तो 8 जो है ट्रायल पे आगे जा कर के एक्विट हो गए। अब बचे ये 2 लास्ट में। मेजर त्रिलोक चंद के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पाया कोई प्रूफ नहीं है। गवर्नमेंट ने चाहा कि इस डिसीजन का रिव्यू किया जाए, रिव्यू में फिर छोड़ दिया गया इसको। फिर एसएलपी के ज़रिए से, स्पेशल लीव पिटीशन के ज़रिए से गवर्नमेंट चली गई सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कोई एडुकेट प्रूफ नहीं है, तो मेजर त्रिलोक चंद को बिल्कुल एक्विट कर दिया कोर्ट ने, इसको छोड़ दिया गया। अब बचा अकेला हराधन। हराधन ने कहा कि भाई मेरा क्या कसूर, फिर मैं तो अकेला रह गया, मुझे क्यों फांस रहे हैं। लेकिन इनको कोर्ट ने नहीं माना, कोर्ट मार्शल की कोर्ट ने। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जब ये आया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अकेला इंसान अपने साथ कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकता। अंडर आर्टिकल 32 ये डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला गया और इसको री-इंस्टेट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कभी ये लॉ नहीं मान सकता कि अकेला इंसान किसी कॉन्स्पिरेसी में रहेगा, सिंस 8 ऑलरेडी छोड़ दिए गए थे और मेजर त्रिलोक चंद को भी री-इंस्टेट कर दिया गया था सर्विसेज में। अच्छा, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस सोमनाथ थापा के केस में ये कहा गया था कि एक कॉन्स्पिरेटर को पता होना चाहिए कि को कॉन्स्पिरेटर क्या करना चाह रहे हैं। सारी डिटेल्स प्लान की पता होना ज़रूरी नहीं है।
मगर उसको ये पता होना चाहिए कि हम जो ऑब्जेक्ट अचीव करने जा रहे हैं, जिस मकसद की गर्ज से कॉन्स्पिरेसी हो रही है, वो क्या है। इसी तरह देवेंद्र पाल सिंह का केस है, इसको भी आप देख लीजिए। इसमें ये कहा गया था कि law making conspiracy, a crime is designed to curb immoderate power to do mischief, which is gained by the combination of means. The encouragement and support which co-conspirators give one another, rendering enterprises possible, which is left to the hands of individual effort, would have been impossible, which furnish the ground of visiting the conspirators and abettors with condign punishment. ये एक जस्ट रिमार्क है जजेस का। और स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सांडू 2005 का है, बड़ा इनफेमस जजमेंट है, जिसमें दीपक मिश्रा साहब ने कलेक्टिव कॉन्शियंस के प्रिंसिपल को रिकग्नाइज करते हुए ये कहा, जो ये स्टेटमेंट दिया हुआ है ये तो एक ऑब्जर्वेशन है। इस केस के रेशो में ये कहा था कि कॉन्स्पिरेसी चूँकि बंद दरवाज़ों में होती है, तो मेयर ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कॉन्स्पिरेसी को प्रूव किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्पिरेसी हमेशा सीक्रेसी में बनाई जाती है। इसी तरह ये कुछ और केस लॉज हैं, इनको आप देख करके नोट करिएगा। इनमें बहुत ब्रीफ चीज़ें जो है कोर्ट ने ऑब्ज़र्व की हुई हैं, लेकिन हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट कुछ ऑब्जर्वेशंस जजेस की। तो ख़ास कर से जो इसमें राजीव कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस है, ये रीसेंट है 2017 का, तो इसको भी देख लीजिएगा। लास्टली हम एक केस को और डिस्कस करते हैं जो बिल्कुल 2020 का केस है। केस का नाम है स्टेट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस शिवचरण बंसल। ये 2020 का है, दिसंबर 5, 2019 को डिसाइड हुआ था। चूँकि AIR अवेलेबल नहीं है तो उसका रेलेवेंट पेज नंबर देख नहीं पाए। इसका फैक्चुअल मैट्रिक्स कुछ इस तरह है कि 2006 की किसी तारीख में मार्च में जो है कांता देवी जो है एक डिसीज्ड की वाइफ है, वो ये कहती हैं कि एक साहब आए और उन्होंने 4 साढ़े 4 के आसपास शाम को बेल रिंग किया और बाहर गई तो उन्होंने कहा मैं कोरियर वाला हूँ, अपने हस्बैंड को बुलाए, जो इनका हस्बैंड था। तो कांता देवी जब अंदर चली गई SN गुप्ता को बुलाने और SN गुप्ता बाहर आ गए अपना कोरियर रिसीव करने, कांता देवी heard 3 gunshots and as soon as she rushed outside to visit the gate and her husband, she found him lying on the floor in a pool of blood, and with the assistance of few neighbors he was rushed to the hospital। फिर एक लॉन्ग स्टोरी है, इस केस को आप अच्छी तरह पढ़िएगा, 48 पेजेस की जजमेंट है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इसको he was brought dead on arrival to the hospital, और कांता देवी ने कहा बाद में कि मैं रिकॉग्नाइज कर सकती हूँ उस कोरियर वाले को जो कैप लगाए हुए था और बैग लटक रहा था उसके कंधे में। और टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड जो होती है, जिसे TIP भी कहते हैं, उसमें उसने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया जोगिंदर सिंह सोडी ने, जो एक और एक्यूज था इसके साथ, शिवचरण ने एक्चुअली कई लोगों के साथ मिलकर उसको, जोगिंदर सिंह सोडी को हायर किया था, कॉन्ट्रैक्ट किलर था ये, उसको मारने के लिए। तो 120B रेड विद 302, मैंने पहले बोला आपको कि ये इनकोवेट ऑफेंस है और दिस इज़ ऑलवेज रेड विद अ सब्सटैंटिव ऑफेंस। तो 120B, और क्योंकि प्यूनिटिव प्रोविजन 120B है तो हमेशा रीड किया जाएगा किसी और ऑफेंस के साथ। तो 102B 120B रेड विद 302, इस पे चार्ज लगाया गया अलॉन्ग विद अदर चार्जेस आर्म्स एक्ट के अंडर। तो बट इम्पॉर्टेंट हमारे लिए ये है जो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये था इस केस में कि कॉन्स्पिरेसी इज़ जनरली हेज्ड इन सीक्रेसी एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन अ डायरेक्ट एविडेंस। तो कोर्ट ने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर रिलाई करते हुए ये कहा कि इस केस में अक्यूज्ड को गिल्टी ठहराया गया। अब हम मूव करते हैं
पीनल प्रोविजन पे। देखिए अक्सर बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है या ऐसे भी कभी पूछा जाता है तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा आंसर दे देते हैं इसकी पनिशमेंट को लेकर के। किसी से कहिए आपकी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की क्या पनिशमेंट है तो वो फ़ौरन जवाब दे देता है, कोई कहता है 1 साल और बाज़ लोग तो बेचारे इतना कंफ्यूज हो जाते हैं वो सीधे डेथ पेनल्टी कह देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए जो पनिशमेंट है, पनिशमेंट 2 पार्ट्स में है, ठीक है। पैराग्राफ 1 में ए में आपको कुछ और मिलेगा और ये समझना बहुत अच्छी तरह है, और पैराग्राफ 2 में, पार्ट 2 में इसके कुछ और मिलेगा। याद रखिएगा अगर ऑफेंस ऐसा है जिसकी कॉन्स्पिरेसी की है, चूँकि सब्सटैंटिव ऑफेंस वही है, अगर वो ऑफेंस ऐसा है जिसकी पेनल्टी इटसेल्फ डेथ है, उसके कमीशन की पेनल्टी अगर डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं, रिगरस इम्प्रिजनमेंट, रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और अपवर्ड्स, 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की कैद बामशक्क़त है, कैद नहीं बामशक्क़त कैद, रिगरस इम्प्रिजनमेंट। अगर इन में से कोई सज़ा है, यानी ये समझिए आप 2 साल से 2 years रिगरस इम्प्रिजनमेंट या लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ, 2 years नहीं सिर्फ 2 years है और अपवर्ड्स है, इतनी सज़ा, इनमें से कोई सज़ा हो तो ऐसे केस में ऑफेंडर को जिसने क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की उसको सज़ा जो मिलेगी वो होगी अबेटमेंट की सज़ा। यानी ये माना जाएगा ऐसे केस में उसने अबेटमेंट ऑफ दैट ऑफेंस किया। ये आप प्रोविजन में देख सकते हैं, इसीलिए मैंने उस टाइम कहा था इनको एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि अबेटमेंट और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बड़ा ही रिलेटेड पार्ट है। तो ही शैल बी पनिश्ड इन द सेम मैनर एज इफ ही हैड अबेटेड सच ऑफेंस। अगर इसके अलावा ऑफेंस किया है, मिसाल के तौर ऐसा ऑफेंस है जिसकी सज़ा 6 माह है, हाँ, जैसे अखरोट का पेड़ काटा, अब उसकी सज़ा कुछ और है, मिसाल के तौर पर रिगरस इम्प्रिजनमेंट नहीं है या सिंपल इम्प्रिजनमेंट है, तो फिर उस केस में सज़ा होगी, वो क्या होगी, वो है होगी फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, 6 महीने की सज़ा नहीं, बच्चे अक्सर लिख लेते हैं 6 महीने की सज़ा। याद रखिएगा ये हमेशा के लिए, इस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की सज़ा 6 महीने कभी नहीं है, कहीं नहीं है, और डेथ तो बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा ऑफेंस की कॉन्स्पिरेसी की है जिसकी पनिशमेंट डेथ है या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 years और अपवर्ड्स है तो फिर सज़ा मिलेगी उसी ऑफेंस के अबेटमेंट की। और अगर कोई और ऑफेंस है इनके अलावा तो फिर उसको मिलेगी फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग 6 months। इसमें अभी असिस्टेंस नहीं हो रही है, थोड़ा सा पेन हमारा चल नहीं रहा, तो हम बात कर रहे हैं कि पनिशमेंट जो होगी वो होगी फॉर ए टर्म नॉट एक्सीडिंग, यानी 6 माह से ज़्यादा की मुद्दत नहीं होनी चाहिए। 3 माह और भी हो सकती है, 1 month 2 months भी हो सकती है। तो क्विकली इस लेक्चर को ख़त्म करने से पहले एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में होता क्या है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का बॉयज़ एंड गर्ल जिस्ट है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होगा एक इलीगल एक्ट कॉज करने का या फिर ऐसा एक्ट का करने का जो इलीगल नहीं है लेकिन मीन्स उसको इलीगल, यानी जैसे बिजली घर में लेना, उसके लिए तार डालना, पोल लगाना, दिस इज़ नॉट इलीगल। लेकिन कटिया डाला यानी मीटर्ड एरिया है और तार ऊपर से डाल दी, ये मीन्स इलीगल है, इस ज़राए से किया गया। इसी तरह पानी को इलीगल वे से ड्रेन किया, इसी तरह गाड़ी चलाना इटसेल्फ इलीगल नहीं है, लेकिन गाड़ी खरीदना इलीगल नहीं है, गाड़ी को ख़रीदने के लिए जो कागजात लगाए वो इलीगल लगाए। इसीलिए एक्सप्लेनेशन में बोला इट इज़ अ मटीरियल वेदर द इलीगल एक्ट इज़ द अल्टीमेट ऑब्जेक्ट ऑफ दैट एग्रीमेंट और इज़ मेरली इंसिडेंटल दैट। ज़रूरी नहीं है, मेरली इंसिडेंटल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर ए और बी ने एग्री किया कि सी जो कि गरीब है, भूखा है, इसको खिलाने के लिए डी के घर में से चोरी करेंगे। हालांकि अल्टीमेट ऑब्जेक्ट कितना अच्छा है, इसको खिलाना है, मगर और मेरली इंसिडेंटल है इसके घर में चोरी, इसी तो इट इज़ इमटीरियल कि वो अल्टीमेट ऑब्जेक्ट है या मेरली इंसिडेंटल है। इस वजह से वो कॉन्स्पिरेसी बनने से नहीं बच पाएगा कि इंसिडेंटल था ऐसा एग्रीमेंट दिस ऑब्जेक्ट। तो एग्रीमेंट जिस्ट है और
किसी सिर्फ एग्रीमेंट काफ़ी नहीं है अगर ऑफेंस का एग्रीमेंट नहीं है। याद रखिएगा, अगर कोई ऑफेंस कॉज करने का एग्रीमेंट है जो जुर्म है, और ऑफेंस मैंने बताया आपको सेक्शन 40 में कहता है कि इस पार्ट में ऑफेंस का मतलब होगा आईपीसी के अंडर ऑफेंस या स्पेशल लॉ के अंडर कोई ऑफेंस या लोकल लॉ के अंडर ऑफेंस। मिसाल के तौर चिनार का पेड़ काटने के लिए ABC ने कॉन्स्पिरेसी की, ये इटसेल्फ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी हो गई अगर अभी चिनार का पेड़ नहीं काटा, क्योंकि दिस इज एन एग्रीमेंट टू कमिट एन ऑफेंस। इसके अलावा अगर सिर्फ एग्रीमेंट कभी नहीं हो सकती क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अनलेस एग्रीमेंट के अलावा कुछ और न किया जाए, और कुछ और क्या, वो जो किया जाए वो इलीगल हो, तो फिर इस केस में वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बन जाएगा। ये पार्ट इस तरह यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी आज ख़त्म हो गया। आप बेयर एक्ट में और केस लॉज के ज़रिए से इसको रिवाइज़ करिएगा। मैं जो जजमेंट डाल रहा हूँ इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको भी ज़रूर पढ़िएगा, कुछ और जजमेंट्स को भी देख लीजिएगा। थैंक यू फॉर योर पेशेंस। Wait for next lecture to get updated. Thank you.